हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज्योर क्या है और एज्योर के बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज्योर वर्क कैसे करता है। ओके। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस मैंने एज्योर के बनाकर डाले हैं प्लेलिस्ट में। बट इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने ये देखा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में कंपनीज जो हैं ये सब सवाल पूछ रही हैं कि जैसे कि एज्योर क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हम क्यों यूज़ करें एज्योर को, और क्या कहते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं जो कि आप लोगों के लिए नॉलेजेबल हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एज्योर। ओके, सो एज्योर में क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो हम सिंपल क्या बोलते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, सो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम इसको एक सही तरीके से डिफाइन करें तो ये बात तो सही है। तो पहली लाइन हम बोलेंगे ही कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज़ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इसके अलावा इसमें हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यह बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट सेट्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे अभी करंट की हो या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है। उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या हम कहें तो उसे रेंट पे ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हमें ये भी फ्रीडम देता है कि हम जो है अपना जो एप्लीकेशन है वो कहीं भी ग्लोबल नेटवर्क पे कहीं भी उसको हम डिप्लॉय कर सकें। ओके, तो इसमें ये कहा जाए कि पहले क्या होता था कि पहले हम कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करते थे तो हम लोग लोकल कोई होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो होता था उसको कंसल्ट करते थे और अपने और सर्वर स्पेस खरीदते थे और प्लस में वहीं पर होस्ट करते थे। आज क्या है कि एज्योर में आप अपना जो भी फेवरेट आपका टूल फ्रेमवर्क है उसमें एप्लीकेशन बनाइए, बना करके आप इजी वे में एप्लीकेशन को दुनिया के किसी कोने में जहाँ पे डेटा सेंटर है वहाँ पे आप होस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ग्लोबल नेटवर्क ये प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो ये तो हो गया एज्योर। अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हो गया कि इन्हांस योर प्रोजेक्ट एज पर फ्यूचर नीड्स। यहाँ पे फ्यूचर नीड्स की बात क्यों बोली गई? ओके, आपको पता है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल हम करंट टाइम के लिए करते हैं। ओके, उसके फ्यूचर को भी ध्यान रखना होता है। अगर आप जैसे कि कोई प्रोडक्ट ही लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट का क्या यूजेस है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप एक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ही आप करते हैं कि फ्यूचर में इसमें यूजर्स इंक्रीज़ होंगे, कब किस टाइम पे इंक्रीज होंगे। इन सभी चीज़ों को देख करके हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। ओके, तो फ्यूचर नीड्स को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हैं कि फ्यूचर में हम ये जान रहे हैं कि हाँ एप्लीकेशन का मेरा यूजेज बढ़ेगा तो हमें एप्लीकेशन में ना चेंज करना पड़े, हम सिर्फ उसके एनवायरनमेंट में थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दें, हमारा काम चल जाए। ओके, तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा, सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड फ्रेमवर्क। एज्योर जो है ये आपका मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ओके, ऐसा नहीं कि अब ये केवल आपका .NET या C# इन्हीं सब पे डिपेंडेंट है, और भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है जिससे कि ये इजी हो गया कि हम आराम से एप्लीकेशन इसमें बना करके डिप्लॉय कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है कमिटमेंट टू ओपन सोर्स। सो कमिटमेंट ओपन सोर्स, पहले माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज़ दिया उसमें ओपन सोर्स का कोई स्कोप नहीं था, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि अब मार्केट के साथ चलना है, तो इस केस में कोई भी अब आपका बहुत सारा ओपन सोर्स, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, अपने ऐप सर्विस वर्चुअल मशीन्स पे। तो आप इजी वे में उस पर ओपन सोर्स एप्लीकेशंस को, आप ओपन सोर्स में बने हुए एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद बात करते हैं आपका सपोर्ट हाइब्रिड मॉडल। ओके, सो हाइब्रिड मॉडल की हम अगर बात करते हैं तो अब देखिए कि जैसे क्या होता है कि आपको अगर मान लिया जाए कि जैसे कि कुछ एप्लीकेशन के कुछ पार्ट जो है वो आपको अपने प्राइवेट नेटवर्क पे रन करने हैं, और कुछ पार्ट जो है आप चाहते हैं कि मेरा पब्लिक नेटवर्क पे जाए। सो आप वो काम कर सकते हैं, और इजी वे में जो है आप क्या कर सकते हैं कि हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, मिक्स मोड हो गया। मिक्स मोड में आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसने कोई ये बाउंड्री नहीं क्रिएट की कि या तो आप पब्लिक करो या तो प्राइवेट करो, ऐसी कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की। ओके, आप अपने इन्वायरमेंट को, कुछ पार्ट को चाहे तो आप पब्लिक में डिप्लॉय कर सकते हैं, कुछ पार्ट को आप ऑन प्रेमाइसेस भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछता है, सिक्योरिटी कंप्लायंस। तो सिक्योरिटी कंप्लायंस में अब देखिए सबसे पहली बात है कि हम अपनी कंपनी का डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जितनी भी सिक्योरिटी के रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक तो हम एप्लीकेशन में तो लगाते ही हैं, लेकिन एप्लीकेशन में लगाना ही काफ़ी नहीं होता, हमारा इन्वायरमेंट भी सिक्योर होना चाहिए। सो वो इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट लेता है, वो एज्योर प्रोवाइडर हमारा, तो वो प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो वो लेता है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंप्लायंस डिफरेंट जोन्स का डिफरेंट होता है, तो वो वहाँ के हिसाब से अगर आपका कंप्लायंट है सिस्टम, तब जा कर के आप वहाँ के लोग उसको यूज़ करेंगे। सो ये भी देखने की बात होती है और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इसका जो सिक्योरिटी का है, इसने डिफरेंट सर्टिफिकेशन, हर एक जोन्स का सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंट बनाने के लिए सारे काम करता है। और नेक्स्ट जो इसका है वो है इजी टू मैनेज। सो इजी टू मैनेज में आप देखिए कि अब क्या है कि इसके लिए हमको किसी डेटा सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल क्या करना है, portal.azure.com ओपन करना है। ओपन करके उसमें जो है जो भी अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस देखना है, उसका ये अगर रिसोर्स घटाना है बढ़ाना है, सब ऑन द फ्लाई होता है। जस्ट क्लिक कीजिए, आपका वो सर्विस अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो इस स्लाइड में हमने ये जाना कि एज्योर क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ एज्योर वर्क्स, एज्योर काम कैसे करता है। ओके, सो एज्योर काम कैसे करता है, तो इसमें आप देखिए कि ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक यहाँ से हार्डवेयर है, हाइपरवाइज़र है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, यहाँ पर लोड बैलेंसर या कोई भी जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल से एप्लीकेशन चल रही है, वहाँ से एपीआई आ रहा है, ऑर्केस्ट्रेटर आ रहा है, फिर ये फैब्रिक कंट्रोलर पे जा रहा है और ये फिर ये डिप्लॉय कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंट है। अब इसमें बात ये होती है कि देखिए एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा गया था, ठीक है, कि ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, ठीक है। हो सकता है इससे एक और क्वेश्चन बन जाए, फैब्रिक कंट्रोलर क्या होता है। ओके, सो इसमें हर एक पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। ओके, तो देखिए देखा जाए तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं पहले। ओके, तो सबसे पहले एज्योर के बारे में कहा गया, तो ये क्या है, ये वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है। और ये वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि आपका टाइट कपलिंग जो है वो सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको अलग करता है, ठीक है। और इसमें देखिए एक टर्म जो हाइपरवाइजर हमने देखा था, तो यहाँ पर ये हाइपरवाइजर का डेफिनेशन है।
एक तरह से, ठीक है, कि ये क्या करता है, आप देखिएगा सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो कि क्या करता है, सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो टाइट कपलिंग होती है उसको ये हटाता है। ओके, तो ये हाइपरवाइजर का काम होता है। और hypervisor emulates all the functions of a real computer and its CPU in a virtual machine। तो एक तरह से आप देखिए कि ये क्या करता है हाइपरवाइजर, सबसे पहले तो अलग अलग कर दिया सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को, कोई डिपेंडेंसी नहीं। फिर इसके बाद में हम जब वर्चुअल मशीन पे काम करते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें फील आती है कि हाँ हम एक रियल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रियल कंप्यूटर पे काम करने का जो फील है वो कौन देता है, वो हाइपरवाइजर देता है, ये जो आपका हाइपरवाइजर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, इन दोनों के बीच में हाइपरवाइजर काम कर रहा है और ये हाइपरवाइजर ही हमें फील देता है कि हम अपने वर्चुअल मशीन पे नहीं, हम अपने पीसी पे काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हाइपरवाइजर का हुआ। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट तो ये वर्चुअल मशीन, बहुत सारे वर्चुअल मशीन को सेम टाइम पे रन करता है, ठीक है, और अलग अलग जो वर्चुअल मशीन है उस पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद अब आते हैं हम देखने के लिए इसमें कि जो सेकेंड ऑप्शन है ये कि कैसे अब एज्योर वर्क करता है। तो पहले तो ये तो वर्चुअल मशीन हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट हो गया हाइपरवाइजर का। यहाँ पे देखिए कि हम जब एज्योर पोर्टल पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एज्योर पोर्टल ओपन किया तो एक सिंपल एप्लीकेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट डालते हैं, क्या रिक्वेस्ट डालते हैं कि मुझे एक वर्चुअल मशीन बनाना है, ठीक है। तो हम जब ये वर्चुअल मशीन बनाने के लिए बात करते हैं तो उस समय पे जो एक्चुअल में ये भी क्या होता है, कम्प्लीटली इनका एपीआई पे ही बेस्ड है। तो ये वर्चुअल मशीन बनाने वाली जो एपीआई है उसको हिट करता है और वो एपीआई पे हिट होता है। उसके बाद में ऑर्केस्ट्रेटर का रोल आता है और ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है उस जगह पे कि ऑर्केस्ट्रेटर जो है उस वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मान लिया जाए स्पेस चाहिए, या सपोज कीजिए कि हमने बोला कि हमको ये क्या कह सकते हैं एक सिंपल कि अगर हम बात करें अपने डेली लाइफ का तो हमें सब्जी बनानी है, ठीक है। तो सब्जी बनाने के लिए, वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमने बोला तो वेजिटेबल बनाने वाली एपीआई कॉल हुई। कॉल होने के बाद वेजिटेबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने का काम कौन करता है, ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। और वो सभी चीज़ें इकट्ठा करके फिर क्या करता है, वो भेजता है फैब्रिक कंट्रोलर को, ठीक है। और ये फैब्रिक कंट्रोलर उन सभी चीज़ों को लेकर के ये देखता है कि कौन से, ये नीचे जो दिया हुआ है सब क्या है, रेक सर्वर, ओके। तो ये फैब्रिक कंट्रोलर ये देखता है कि इन सभी चीज़ों को हम किस रेक सर्वर पे डिप्लॉय करें। तो डिप्लॉयमेंट का पार्ट, एग्जीक्यूशन का पार्ट जो है वो फैब्रिक कंट्रोलर मैनेज करता है, ओके। सो अगर हम अभी दोनों की बात करें तो ऑर्केस्ट्रेटर जो है जो रिक्वायरमेंट होती है या जो भी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए बोला गया या कुछ भी स्टोरेज बनाने के लिए बोला गया तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको कलेक्ट करके कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो भेजने का काम करता है ऑर्केस्ट्रेटर। और फैब्रिक कंट्रोलर उन सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, कौन से रेक सर्वर में करना है, ये फैब्रिक कंट्रोलर का काम हो गया, ओके। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आपको एक एपीआई बनानी है, एक जोर फंक्शन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो बनाने के लिए ये प्रोसेस यही है कि पहले वो एपीआई हिट होगी, फिर ऑर्केस्ट्रेटर सब चीज़ इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद फैब्रिक कंट्रोलर को भेजेगा। फैब्रिक कंट्रोलर जो है उन सभी क्या कहते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शन को सुटेबल रेक सर्वर पे एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, ओके। तो एज्योर फंक्शन इस तरह से करता है। तो इससे अब मल्टीपल आपके क्वेश्चंस बन गए, हाउ एज्योर वर्क्स, व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेटर, व्हाट इज फैब्रिक कंट्रोलर, व्हाट इज हाइपरवाइजर,
ओके, तो ये 4-5 आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस बन गए। ओके ओके दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो भी इसको देखें, पढ़ें और मुझे भी एक ये क्या कहते हैं, मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके डाल सकूं। ओके, थैंक यू दोस्तों।